हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे गायनेक एंड ऑप्स में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के बारे में, जिसको हम लोग पोस्ट मैच्योरिटी भी कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे डेफिनेशन के बारे में, फिर उसके बात करेंगे इसकी एटियोलॉजी के बारे में, फिर उसके मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। तो हर एक एस्पेक्ट ऑफ दिस टॉपिक हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में बोला गया है कि प्रेगनेंसीज विच आर 42 वीक्स ड्यूरेशन और मोर आर डिफाइंड एज द पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। ठीक है, बेसिकली क्या बोला गया है कि जो प्रेगनेंसी 42 वीक्स से ज़्यादा की हो गई हो या फिर उससे भी ज़्यादा की हो गई हो। ठीक है, नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का टाइम पीरियड रहता है वो 37 वीक्स से 41 वीक्स तक का रहता है जेस्टेशन। लेकिन अगर मान के चलो ये 42 वीक्स तक वायबल हो गए, प्रेगनेंसी रह गई, या फिर 42 वीक्स से भी ज़्यादा टाइम ले रहे, तो ऐसे कंडीशन में हम उसको बोलेंगे पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी। ठीक है, ये आपको डेफिनेशन याद रखना चाहिए और ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पर्पस भी, क्योंकि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है कि पोस्ट मैच्योरिटी प्रेगनेंसी किसे बोलेंगे, तो वहाँ पे ऑप्शन रहेगा 42 वीक्स और मोर। तो इस तरह से तो आपको याद रखना है कि 42 वीक्स या फिर 42 वीक्स से ज़्यादा ड्यूरेशन अगर हो जाए प्रेगनेंसी को, तो उसको हम लोग पोस्ट मैच्योर प्रेगनेंसी या फिर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। अब बात कर लेते हैं इसके इंसिडेंस की। तो बोला गया ओनली 4.5% ऑफ द वुमेन डिलीवर ऑन देयर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ द डिलीवरी। ठीक है, मान के चलो 100% वुमेन्स हैं, तो उसमें से सिर्फ 4.5% ही वुमेन एट टर्म, मतलब कि 37 वीक्स पे क्या होता है, डिलीवर करती हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द वुमेन या तो प्रीटर्म डिलीवरी देते हैं या तो पोस्ट टर्म डिलीवरी प्रोवाइड करती हैं। बोला गया अबाउट 30 to 40% ऑफ द वुमेन डिलीवर बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द 40 वीक्स। ठीक है, 30 से 40% जो वुमेन होती है 40 वीक्स पहुंचने से पहले डिलीवरी कर देती हैं। सिमिलरली 45 to 55% वुमेन डिलीवर आफ्टर देयर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। ठीक है, और 45 to 55% जो वुमेन्स होती हैं, जो ईडीडी उनका हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उससे ज़्यादा टाइम, उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी के बाद ही क्या करती है, डिलीवरी प्रोवाइड करती है। तो ये आपको याद रखना है, 4.5% वुमेन सिर्फ एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पे वहाँ पे डिलीवरी प्रोवाइड करती हैं। अदरवाइज 30 to 40% वुमेन 40 वीक्स तक डिलीवरी हो जाती है उनकी, और वहीं पे 45 to 55% वुमेन्स आफ्टर देयर ईडीडी वहाँ पे डिलीवरी करती हैं। आगे बात करते हैं तो बोला गया है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ पोस्ट डेटेड प्रेगनेंसी एज द प्लासेंटा फंक्शन डिक्लाइज इन सच प्रेगनेंसीज रिजल्टिंग इन द लेस ब्लड फ्लो टू द फीटस वेयर द फीटस रिक्वायरमेंट इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज। अब इसके बारे में पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी ज़्यादा वीक क्यों होते जाते हैं, वैसे वैसे फीटस में कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्लासेंटा एजेड करते जाता है उसके जो वायबिलिटी है या फिर जो उसके फंक्शन है धीरे धीरे रेड्यूस होने लगते हैं। और वहीं पे बेबी में एकदम अपोजिट हो रहा है, बेबी का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ बढ़ रहा है, तो उसको और ज्यादा न्यूट्रिशन और ज्यादा सप्लीमेंट्स की जरूरत होती है। तो फीटस की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, लेकिन उस रिक्वायरमेंट को प्रोवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर है प्लासेंटा है, उसके फंक्शन कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फिटल डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन वहां पे डेवलप होने लगती है इन केस ऑफ द पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। अब बोला गया है कि इन सम केसेस वेयर द प्लासेंटल ब्लड फ्लो इज नॉट एडिक्वेट द फीटस सफर फ्रॉम द फीटल डिस्ट्रेस एंड मे डाई इन द यूटरस। ठीक है, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर मान के चलो उसको जितना कंपोनेंट्स की जरूरत है, जितना रिक्वायरमेंट है, उतना नहीं मिल रहा होगा, तो ऐसे कंडीशन में उसको रिक्वायरमेंट फुलफिल न होने की वजह से फीटस जो होगा डिस्ट्रेस में जाएगा, और उसकी वजह से फीटस क्या होगा, यूटरस के अंदर ही उसकी डेथ हो सकती है। तो बोला गया इट इज डिफिकल्ट टू से फॉर हाउ मेनी डेज आफ्टर द टर्म इन अ पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन द फीटस कैन सेफली ग्रो इनसाइड द। ठीक है, सबका जो फिजियोलॉजी है, बॉडी का कंपोजिशन है, वो अलग अलग रहता है, तो हम लोग डायरेक्ट डिसाइड नहीं कर सकते कि इस वुमेन में जो फीटस है प्रेगनेंसी ईडीडी के बाद इतने दिन तक वायबल रहेगा। तो वो कोई एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं सजेस्ट करता, क्योंकि सबके बॉडी जो है वो अलग तरीके से फंक्शन करती है। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके क्या होगा, टर्म के बाद जितना जल्दी डिलीवरी हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा होता है। बोला गया है कि देयरफॉर व्हेनेवर अ प्रेग्नेंट वुमन कंप्लीट्स द 40 वीक्स शी नीड्स टू केयरफुल मॉनिटरिंग ऑफ द हर प्रेगनेंसी। ठीक है, इसलिए क्या करना चाहिए, केयरफुल मॉनिटरिंग करते रहने चाहिए अगर एक बार वो उसने 40 वीक्स ऑफ जेस्टेशन को पार कर दिया। ठीक है, ताकि क्या कर सके हम लोग, जो फीटल्स में होने वाले चेंजेस है, फीटल में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही, फीटस कोई डिस्ट्रेस में नहीं जा रहा है, वहाँ पे कॉर्ड प्रोलैप्स नहीं हो रहा है, कॉर्ड पे कोई कंप्रेशन तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें देखना रहता है। अमनियोटिक फ्लूइड कितना है, उतने अमनियोटिक फ्लूइड में
जो हमारा फिटस वायबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रेगुलेट करना, मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आफ्टर द 40 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन, क्योंकि धीरे धीरे लीकर एमनीआई भी कम होते जा रहा है, प्लासेंटा के फंक्शंस भी कम होता जा रहा है, जो कि क्या कर सकते हैं, फिटल डिस्ट्रेस कर सकते हैं, फिटल डेथ कॉज कर सकते हैं। इसलिए हम लोग पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसके एटियोलॉजी के वजह, किन कारणों से ये क्या होता है, पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकते हैं। तो फैमिलियल हिस्ट्री, ठीक है, मतलब कि मान के चलो जो उनके फैमिली है उसमें ऐसी कोई हिस्ट्री है जिसमें सभी जो फीमेल्स है वो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में जाती ही है। फिर 50% प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी, ठीक है, पहले भी कोई ऐसी हिस्ट्री रही हो, या फिर एनेंसिफेली, फिटल एड्रेनल हाइपोप्लेजिया, या फिर एब्सेंस ऑफ फिटल पिट्यूटरी, प्लासेंटल सल्फेटेज डिफिशियंसी, ये सभी डिफरेंट कंडीशंस बताए गए जिसमें भी पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में फीमेल जा सकते हैं। बोला गया है दिस कंडीशंस शोज अ कॉमन फीचर दैट इज लैक ऑफ हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन दैट ऑफ द नॉर्मल प्रेगनेंसी, ठीक है, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में जितना एस्ट्रोजन होना चाहिए उससे अगर एस्ट्रोजन कम रहता है तो ऐसी कंडीशन में हमें पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। मतलब कि जो हमारा डिपेंडेंसी है या वो कहाँ पे है, इस समय हमारा एस्ट्रोजन पे है, तो एस्ट्रोजन की वजह से ही ऐसी कंडीशन जनरेट हो सकती हैं। तो इटियोलॉजी में तीन ही चीज आपको याद रखना है, सबसे पहले क्या, फैमिलियल हिस्ट्री, दूसरा कोई प्रीवियस हिस्ट्री ऐसा पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी की हो, और तीसरा क्या कि वहाँ पे जो एस्ट्रोजन नॉर्मल एस्ट्रोजन लेवल है उससे कम है, चाहे वो किसी भी वजह से हो, एनेंसिफेली की वजह से हो, एब्सेंस ऑफ फिटल पिट्यूटरी की वजह से हो, प्लासेंटल सल्फेटेट डिफिशियंसी, इन सभी डिफिशियंसी में क्या होगा, वहाँ पे फिटल जो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन है देखने को मिल सकते हैं। अब इसके वजह से कॉम्प्लिकेशन क्या होंगे तो ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया है, लेकिन एक बार फिर से देख लेते हैं कि एज द प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस बियॉन्ड 40 वीक्स इट हैज बीन फाउंड दैट देयर इज अ ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द प्लासेंटल फंक्शन लीडिंग टू द फिटल डिस्टेंस एंड ऑक्सीजनली फिटल डेथ, ठीक है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बियॉन्ड 40 वीक्स होते जाएगी जो फंक्शन है हमारे प्लासेंटा का वो डिक्लाइन करेगा, जो ब्लड के थ्रू जाने वाला उसको न्यूट्रिशन है वो कम होते जाएगा, जिसके वजह से फिटस डिस्ट्रेस में जाएगा और उसके वजह से फिटल डेथ हो सकती है। देयरफॉर इन सच केसेस इट इज नेसेसरी टू रिकॉग्नाइज द फिटल जियोपार्डी एंड टर्मिनेट द प्रेगनेंसी, ठीक है, और ऐसे कंडीशन में हमें जरूरी है कि हम अच्छे से मॉनिटरिंग करें और पता करें कि फिटस पे कोई डिस्ट्रेस नहीं हो रहा है, और अगर डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन दिख रही है तो चाहे LSCS के थ्रू या फिर नॉर्मल लेबर इंड्यूस करके हमें क्या करना चाहिए, जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करने की कोशिश करनी चाहिए। बोला गया है कि इन पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी द फिटस कंटिन्यू टू ग्रो ऑफन टू एन अनयूजुअली लार्ज साइज बिसाइड द मैनिफेस्टेशन ड्यू टू डिक्लाइन इन द प्लासेंटल फंक्शन फिटस पासेस म्यूकोनियम इन द यूट्रस। अगेन अब क्या होगा, वहां पे लिकर अमनियाई भी कम होते जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जैसे जैसे फिटस का ग्रोथ हो जाएगा वो म्यूकोनियम पास करेगा और म्यूकोनियम एस्पिरेशन जैसे सिंड्रोम भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम भी वहां पे देखने को मिल सकता है। फिर बोला गया है लार्ज बेबीज कैन बी रिस्पॉन्सिबल बाय सिफेलोपेल्विक disproportion and the shoulder dystocia is classically associated with large baby. Subsequently, there is an increased hazard of instrumental delivery and the cesarean section. क्या बोला गया है कि जैसे जैसे पोस्टम प्रेगनेंसी होते जाएगी तो ऑफ कोर्स क्या होगा, हमारा फिटस जो होगा, बेबी जो होगा वो बढ़ते जाएगा साइज में। अब बेबी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो ऐसे कंडीशन में वो जो हमारा पेल्विक है उसके ब्रिम से पास नहीं कर पाएगा, जो पेल्विक आउटलेट है उसके कंपैरिजन में हो सकता है कि जो बेबी का फिटस का हेड है वो ज़्यादा बड़ा हो जाए, जिसकी वजह से फेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जैसी कंडीशन वहां पे अराइज हो सकते हैं। शोल्डर डिस्टोसिया जैसी कंडीशन अराइज हो सकती है कि फिटस का सिफेलिक एरिया तो पास हो गया लेकिन उसके शोल्डर आगे पास नहीं हो पा रहे, ऐसी कंडीशन हो सकती है। या फिर ऐसे कंडीशन में क्या होगा, वहां पे हमें इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करनी पड़ सकती है, सक्शन डिलीवरी पड़ सकती है, या फिर हमें सिजेरियन सेक्शन जैसे जो इन्वेसिव प्रोसेसेस है वो कैरी आउट करने पड़ सकते हैं। उसके बाद क्या बोला गया कि कॉम्प्लिकेशन एज फिटल डिस्ट्रेस अकर ड्यू टू द कॉम्प्रोमाइज्ड प्लासेंटल फंक्शंस, ठीक है, फिटल डिस्ट्रेस क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लासेंटा के फंक्शंस कम होते जा रहे हैं। फिटस पॉसेस म्यूकोनियम इन द यूट्रस देयर बाय इंक्रीजिंग द चांसेस ऑफ म्यूकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, जैसा कि मैंने बोला। फिर उसके बाद बोला गया बियॉन्ड 42 वीक्स ओलिगोहाइड्रोमनियास अकर एंड कैन प्री डिस्पोज टू फिटल डिस्ट्रेस ड्यू टू द कॉर्ड कंप्रेशन, जैसा ये भी मैंने बोल दिया कि अगर 42 वीक्स के बाद हो रहा है तो ऐसे में क्या होगा, लिकर अमनिया जो होता है नॉर्मली जो उसका वॉल्यूम होना चाहिए वो कम होते जाएगा, क्योंकि फिटस क्या करेगा, उसको एस्पिरेट करते रहेगा और वो क्या होता है, धीरे धीरे वॉल्यूम कम होते जाता है, जिसके वजह से वहां पे कॉर्ड कंप्रेशन जैसी कंडीशन हो सकती है। तो एक तो ऑलरेडी प्लासेंटा का फंक्शन कम है, ऊपर से कॉर्ड भी कंप्रेस हो गया, तो ऐसे में फिटस को थोड़ा भी नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा मदर से, जिसमें हम लोग को फिटल डेथ जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है।
और बोला गया डिपेंडिंग ऑन द इंक्रीज इन द ब्लड फ्लो फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन कैन सेट लीडिंग टू लॉस ऑफ द सबक्यूटेनियस फैट। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ब्लड फ्लो डिक्रीज हो रहा है फिटस के लिए, तो फीटल ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से फिटस में सबक्यूटेनियस फैट कम होते हुए भी देखने को मिल सकता है। तो ये सारी कंडीशन हमें देखने को मिल सकती हैं या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। अब इसके बाद क्या बोला गया है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या कर सकते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन आर डन टू कंफर्म द एक्यूरेट जेस्टेशनल एज, फिटल मैच्योरिटी एंड द प्लेसेंटल इंसफिशिएंसी। ठीक है, तीनों चीज हम लोग क्यों कर रहे हैं ये, ताकि पता सके कि एक्यूरेट जेस्टेशनल एज कितनी है, सच में वो 40 वीक्स के बियॉन्ड है कि नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो हिस्ट्री रहता है मदर से प्रोवाइडेड वो कभी कभी फॉल्स भी हो सकता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, ताकि एक्यूरेट जेस्टेशनल एज का पता चल सके। फिर फीटस कितना मैच्योर हुआ है कि नहीं, वो वायबल है कि नहीं, उसका पता करने के लिए। एंड प्लासेंटा अभी कितना फंक्शनल है, प्लासेंटा के जो इनसफिशियंसी है कि नहीं, ये सारी चीज़ों को पता करने के लिए हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी कर सकते हैं, एमनियोसेंटेसिस कर सकते हैं, ताकि इन्फेक्टिव कंडीशन या फिर एमनियो में जो हमारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें कंपोनेंट सही से हैं कि नहीं, या फिर स्ट्रेट एक्सरे एब्डोमेन जैसे इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे कैरी आउट कर सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं। मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं इन केस ऑफ द पोस्ट मैच्योरिटी बट द प्लान इज डाउटफुल ड्यू टू। ठीक है, क्या बोला गया है कि हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं, अगर 40 वीक्स के ऊपर हो गया तो ऐसे में हम लोग वहाँ पे टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट कंडीशन। जैसे कि असेसमेंट ऑफ द जेस्टेशनल इज ऑफन इनएक्यूरेट। ठीक है, डाउटफुल क्यों है, क्योंकि हो सकता है मान के चलो जो इन्फॉर्मेशन मदर ने प्रोवाइड की है, प्रेग्नेंट वुमेन ने प्रोवाइड की है, वो गलत हो सकती है। तो ऐसे में हम लोग तो सोच के चल रहे हैं कि यहाँ पे पोस्टम प्रेगनेंसी है, लेकिन हो सकता है कि वो प्रीटर्म प्रेगनेंसी हो अभी, इस वजह से वहाँ पे लेबर की कंडीशन नहीं आए हो। तो ऐसे में हम लोग डायरेक्ट इंड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे में डायरेक्ट हम लोग टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी नहीं कर सकते। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, पहले जो एक्यूरेट जेस्टेशनल है उसका पता करना चाहिए। दूसरी चीज़, it is difficult to identify precisely the fetus which will develop serious morbidity। ठीक है, हमें fetus जो है अच्छे से डेवलप हुआ कि नहीं, उसकी मैच्योरिटी अच्छे से नहीं है, ये भी आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसके वजह से अगर सही से उसको असेस नहीं किया गया तो उसमें क्या हो सकता है, सीरियस मॉर्बिडिटी या फिर मोर्टेलिटी जैसी कंडीशन हो सकती है। फिर मेनी ऑफ द फिटसेस आर हेल्दी इवन विद द टर्म। ठीक है, अगर मान के चलो पोस्ट टर्म हो गया या फिर टर्म हो गया कंडीशन, तो ऐसे में भी फिटस हेल्दी हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर पोस्ट टर्म जैसी कंडीशन को हमें टर्मिनेट ही करना चाहिए। उसके बाद इंडक्शन ऑफ लेबर में नॉट ऑलवेज भी सक्सेसफुल। ठीक है, हमेशा क्या होगा, इंडक्शन ऑफ लेबर सक्सेसफुल नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, वॉचफुल एक्सपेक्टेंसी रखनी चाहिए, अच्छे से वेटफुल वॉचिंग करना चाहिए, ताकि लेबर इंड्यूस होना चाहिए। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन जैसी कंडीशन दिख रही है तभी हमें क्या करना चाहिए, इंडक्शन ऑफ लेबर करना चाहिए। इसके बाद बोला गया कि सिजेरियन सेक्शन इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी। ऑफ कोर्स अगर हम लोग सिजेरियन सेक्शन के थ्रू जा रहे हैं तो सिजेरियन सेक्शन से वेरियस मॉर्बिडिटी फीमेल में देखने को मिल सकती है। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, सारी चीज़ों को अच्छे से असेस करके ही डिसीजन लेना चाहिए कि हमें लेबर इंड्यूस करना है, सिजेरियन सेक्शन करना है या फिर वेट करना है लेबर के लिए। बोला गया प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद द मेडिकल और ऑब्स्टेट्रिक कॉम्प्लिकेशंस शुड नेवर बी अलाउड टू गो पोस्ट टर्म। ठीक है, अगर मान के चलो अगर प्रेग्नेंट वुमेन को कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है तो उसमें हमें कभी भी पोस्ट टर्म में बेबी को नहीं जाने देना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए, एट टर्म पे ही लेबर इंड्यूस करना चाहिए या फिर LSCS करवा देना चाहिए। इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आता है फिटस सर्विलेंस। इन द फिटस सर्विलेंस एज मेनी ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट पॉसिबल शुड बी परफॉर्म फॉर द असेसमेंट ऑफ द फिटल वेल। हमें क्या करना चाहिए, फिटस का वेलबींग का चेक करना चाहिए कि फिटस क्या है, सही से काम कर रहा है कि नहीं, या फिटस के जो फंक्शंस है वो सही से हो रहे हैं कि नहीं, फिटस अच्छे से है कि नहीं, या फिर फिटस वायबल है कि नहीं। तो सबसे पहले फिटल की काउंट करते हैं। ठीक है, फिटल की काउंट चेक करते हैं कि फिटस जो है कितना किक कर रहा है। फिर नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन के ड्रिप देते हैं और उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्शन चेक करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन को वायबल है कि नहीं। उसके बाद बायोफिजिकल प्रोफाइल स्कोर देखते हैं और एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जैसे डिफरेंट टेस्ट करते हैं ताकि फिटस का वेलबींग देख सकें। उसके बाद इंडक्शन ऑफ लेबर कराते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं, जिसमें बिफोर इंडक्शन इट इज़ नेसेसरी टू डू अ पर वेजाइनल एग्जामिनेशन टू असेस द फेवरेबिलिटी ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, कि सर्विक्स रिपेन है कि नहीं और सर्विक्स फुली डायलेटेड है कि नहीं। कम से कम 3 सेंटीमीटर का वहाँ पे डायलेशन होना चाहिए, राइपनिंग होनी चाहिए, 70% से ज़्यादा इफेसमेंट होना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। या फिर
उसके हिसाब से अगर राइपनिंग नहीं हुई तो उसके हिसाब से हमारा चॉइस ऑफ ड्रग भी चेंज हो सकता है फॉर द इंडक्शन ऑफ द लेबर। बोला गया अ फर्म लॉन्ग अनअफेक्टेड सर्विक्स विद द क्लोज्ड ओएस इज अनलाइकली टू रिस्पॉन्ड टू इंडक्शन ऑफ लेबर। मान के चलो अनइफेस्ट सर्विक्स है और ओएस भी क्लोज है, जो सर्वाइकल ऑस होता है वो भी क्लोज है, तो ऐसे कंडीशन में इंडक्शन ऑफ लेबर करना सही नहीं रहेगा क्योंकि ऐसे में वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा इंडक्शन ऑफ लेबर को। इन सच केसेस the cervix is made favorable by instilling prostaglandin gel into the cervix or giving the oxytocin drip। ठीक है, अगर मान के चलो फेवरेबिलिटी नहीं है या फिर हमारा जो ऑस है वो क्लोज है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन जेल सर्विक्स में दे सकते हैं या फिर ऑक्सीटोसिन का ड्रिप दे सकते हैं ताकि हम लोग फेवरेबिलिटी ऑफ द सर्विक्स करवा सके और उसके बाद इंडक्शन ऑफ लेबर करें। अगर मान के चलो सर्विक्स फेवरेबल है मतलब कि सॉफ्ट है, इफेस्ड है और डायलेटेड है, तो ऐसे में हम लोग लेबर को इंड्यूस कर सकते हैं बाय द आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन फॉलोड बाय द सिंटोसिन ड्रिप। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर मान के चलो वो फेवरेबल है तो ऐसे में हम लोग सिर्फ रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे और सिंटोसिनॉन ड्रिप दे सकते हैं जिससे क्या होगा वहाँ पर लेबर इंड्यूस हो जाएगा। इसके बाद ARM कर सकते हैं, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन रिवील्स द अमाउंट एंड द कलर ऑफ द लिकर। ठीक है, उसको देख के भी हम लोग पता कर सकते हैं कि मेकोनियम पास हुआ है कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं। और अगर वो मेकोनियम स्टैंड है तो ऐसे में हम लोग सिजेरियन सेक्शन को इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इन केस ऑफ द इंडक्शन ऑफ द लेबर। तो सबसे पहले क्या करना है, फिटल वेलबींग देखना है हम। अगर फिटल वेलबींग अच्छे से है तो ऐसे में हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर में सर्विक्स की फेवरेबिलिटी चेक करना है। अगर सर्विक्स फेवरेबल नहीं है तो वहाँ पे हम लोग प्रोस्टाग्लैंडिन जेल या फिर ऑक्सीटोसिन ड्रिप का यूज़ करेंगे। अगर फेवरेबल है तो हम लोग रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करा के सिंटोसिनॉन इन जो ड्रिप होता है वो लगा के क्या कर सकते हैं, इंडक्शन ऑफ लेबर करा सकते हैं। और जब हम लोग क्या करेंगे, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एमनियन फ्लूइड का कलर या फिर अमाउंट किस तरह से, अगर वो मेकोनियम स्टैंड है तो ऐसे में हम लोग LSCS वहाँ पे इंडिकेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है इंट्रापार्टम केयर। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हो गए। अब इंट्रापार्टम ड्यूरिंग द डिलीवरी हम या फिर ड्यूरिंग द लेबर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान देना है। तो वंस द लेबर सेट्स इन इट शुड बी मॉनिटर वेरी केयरफुली। ठीक है, एक बार लेबर स्टार्ट हो गया तो उसको अच्छे से मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इंट्रापार्टम के समय भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड द फिटल हार्ट शुड बी मॉनिटर एवरी 30 मिनट्स एज द फिटल डिस्ट्रेस एंड इनकोऑर्डिनेट यूट्राइन एक्शंस आर मोर कॉमन इन दिस प्रेगनेंसीज। क्या बोला गया है कि एक बार लेबर स्टार्ट हो गया तो हमें क्या करना है, फिटल हार्ट साउंड को या फिर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन को हर 30 मिनट में मॉनिटर करना है। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंट ग्राफ को प्लॉट करते हैं ताकि वहाँ पे हम लोग पता कर सके कि कोई भी कॉम्प्लिकेशन या फिर फिटल डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन तो जनरेट नहीं हो रही। बोला गया एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी इफ द मेकोनियम इज प्रेजेंट सक्शन ऑफ द नोज एंड माउथ शुड बी डन इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ हेड बट बिफोर द डिलीवरी ऑफ द ट्रंक। क्या बोला गया है कि मान के चलो अगर हमें पता चल जाता है कि वहाँ पे मेकोनियम पास हुआ है, तो मेकोनियम अगर पास हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, हेड की डिलीवरी के बाद तुरंत क्या करना चाहिए, सक्शन ऑफ नोज एंड माउथ करना चाहिए ताकि जो मेकोनियम उसके नोज या फिर माउथ वाले पार्ट में है उसको बाहर निकाला जा सके बिफोर द डिलीवरी ऑफ द ट्रंक। क्योंकि अगर एक बार डिलीवरी ऑफ द ट्रंक हो गया तो वो डायरेक्ट अगर नोज या फिर हमारे फेरिंग्स के रीजन में रहेगा तो वो क्या होगा, हमारे ट्रैकिया में एंटर कर सकता है, जिसके वजह से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। तो उसको हमने क्या करना चाहिए, एस्पिरेट कर लेना चाहिए या फिर सक्शन आउट कर लेना चाहिए जिससे क्या हो सके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जैसी कंडीशन को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद ड्यूरिंग द लेबर द फिटल हार्ट बिकम स्लो और द मेकोनियम इज नोटेड एंड देयर इज नो चांस ऑफ डिलीवरी विद इन फ्यू आवर्स सिजेरियन सेक्शन इज वारंटेड। ठीक है, अगर मान के चलो लेबर के समय फिटल हार्ट साउंड कम होने लगा या फिर मेकोनियम देखने को मिल रहा है और अगर डिलीवरी में बहुत ज़्यादा समय लगने वाला, कुछ समय में ही नहीं होने वाला, तो ऐसे में तुरंत वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन करवाना चाहिए। The babies tend to be larger and the chances of the shoulder dystocia are high and it should be managed by using a maneuver to depress the anterior shoulder। ठीक है, क्या बोला गया है कि अगर पोस्टम प्रेगनेंसी जैसी कंडीशन है तो ऐसे में क्या होगा कि बेबी का साइज बड़ा हो सकता है, तो ऐसे में शोल्डर डिस्टोसिया जैसी या सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जैसी कंडीशन हो सकती है। तो वहाँ पर डिफरेंट जो लेबर मैन्योर है उनको फॉलो करना चाहिए, जो एंटेरियर शोल्डर है उसको डिप्रेस करके बेबी को ईजिली पास आउट कराने में कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं इन द पोस्टम प्रेगनेंसी।
तो होप आपको सारी चीज़ें रिलेटेड टू दिस क्लियर होंगे। तो पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी में आपको सारी चीज़ें अच्छे से याद रखना है। पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी किसे कहेंगे? 42 वीक्स या उससे ज़्यादा समय के बाद अगर डिलीवरी हो रही है तो उसको पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी कहेंगे। तीन ही रीज़न हम लोग ने देखा। कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको कॉम्प्लिकेशन इसके सारे याद रहने चाहिए कि फिटल डिस्ट्रेस हो सकता है, फिटल डेथ हो सकता है। इसके अलावा प्लासेंटल फंक्शन कम होने की वजह से मिकोनियम पासेस वहाँ पे देखने को मिल सकता है। जो हमारा अम्बिलिकल कॉर्ड है उस कॉर्ड कंप्रेशन देखने को मिल सकता है। ऑलिगोहाइड्रोमनिया जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टिगेशन क्या करेंगे और मैनेजमेंट में आपको सबसे पहले फिटस का सर्वेलेंस देखना है कि फिटस जो है उसका वेलबींग कैसा है। फिटल वेलबींग होने पे हम लोग इंडक्शन ऑफ लेबर करेंगे, और इंडक्शन ऑफ लेबर कर रहे हैं तो उसमें भी देखना है फेवरेबिलिटी ऑफ द सर्विक्स। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इंट्रापार्टम करेंगे। और इंट्रापार्टम के समय ध्यान देना है कि अगर वहाँ पे कोई भी सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन जैसी कंडीशन है, या मेकोनियम पासिस कंडीशन है, शोल्डर डिस्टोसिया जैसी कंडीशन है, तो डिफरेंट मैन्योर के थ्रू उसको पास कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उसमें ज़्यादा समय लग रहा है तो ऐसे में हम लोग सिजेरियन सेक्शन एडवाइस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी। तो होप आपको सारी चीज़ें इसके रिलेटेड क्लियर हो गई होंगी। कुछ भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगा फर्दर वीडियोस में उसको और अच्छे से समझा सकूँ। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह के और भी फर्दर वीडियोस इस चैनल पर अपलोड होते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड जो भी अपडेट्स रहते हैं प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाएगा।